और खास मेहमान जुड़ी हैं बात करने के लिए। हमारे साथ ऋतु अरोड़ा जी हैं बात करने के लिए। ऋतु जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज बिल्कुल डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट माहौल, उसमें बात हो रही है। शायद इसकी कल्पना भी नहीं की होगी हमने, लेकिन स्टॉक्स के टूटने का तरीका, इंडिसेस के फिसलने का तरीका शायद वो जनवरी 2008 की याद दिला रहा है। भले ही इंडेक्स उस लेवल पे ना हो, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक्स, कैपिटल गुड्स से टूट रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस ब्रीच कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ऋतु जी की जो सर्कमस्टेंसेस हैं, आपको एक तरफ चाइना ने घेरा हुआ है, आपको एक तरफ अगर आप देखें सारी की सारी वर्ल्ड मार्केट की जो फोर्सेस हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको कितना डाउनसाइड और बाकी है और ये पैनिक की स्थिति कब तक चल सकती है? धन्यवाद शो पर बुलाने का। आपका आंकलन बिल्कुल सही है। काफी पैनिक है ग्लोबल मार्केट्स में और इसका कारण आज की तारीख में चाइना है, और जो मुझे भी काफी गंभीर चिंता का विषय लगता है। चाइना वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वहां पे जो ग्रोथ डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो हमें कमोडिटी प्राइसेस में दिख रहा है, इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज में दिख रहा है, डेवलप मार्केट पर भी इसका सारा प्रभाव है और सबसे इम्पोर्टेंट करेंसीज पर इसका बहुत प्रभाव रहेगा। रुपी भी डेप्रिशिएट हो रहा है, बल्कि दूसरी करेंसी से कम डेप्रिशिएट हो रहा है, बट करेंसीज पर, मार्केट्स पर इसका प्रभाव बना रहेगा। क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के कारण है, इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि कितना डाउनसाइड है, पर मुझे लगता है जो हमारे अपने मार्केट के फंडामेंटल्स हैं, इकोनॉमिक रिकवरी है, उसके मद्देनजर एक बहुत शार्प डाउनसाइड नहीं होना चाहिए। मार्केट 5 से 7% करेक्शन के बाद थम जाना चाहिए, हम बॉटम के करीब होना चाहिए। लेकिन ऋतु जी प्रॉब्लम यही है कि 9119 के लेवल से अब तक कैलकुलेट करें तो 20% का करेक्शन है। क्या हम ये बुल मार्केट करेक्शन माने या फिर सीरियस डैमेज होता चला जा रहा है? और अगर ये बुल मार्केट करेक्शन है तो फिर कौन से सेक्टर्स अब लीड करेंगे अगर रिवर्सल आ गया तो? ये एक क्रॉस मार्केट करेक्शन है। अगर आप देखें तो जो हम रिकवरी के कारण जो सेक्टर्स काफी चल गए थे रिकवरी के होप में पिछले एक साल में, उनमें काफी शार्प है, बट काफी अक्रॉस मार्केट ये करेक्शन है। पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो उतनी ही वॉल्टिलिटी डिफेंसेस में है जितनी की रिकवरी स्टॉक्स में है। फार्मास्यूटिकल्स में बहुत वॉल्टिलिटी रही है, एफएमसीजी में, आईटी में, तो सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर्स को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे माहौल में सिर्फ अर्निंग विजिबिलिटी ही है जो हमें स्थिर रख सकती है, बट अक्रॉस द मार्केट, और मुझे लगता है मिड कैप में आगे चल के काफी ज्यादा करेक्शन हम देखेंगे। मिड कैप काफी अभी भी रिलेटिवली एक्सपेंसिव हैं टू ब्रॉडर मार्केट, काफी चले हुए हैं, और मुझे लगता है वहां पे कि हम करेक्शन शायद ज्यादा देखें निफ्टी से। जी चलिए, इस बीच अगर आप देखिए निफ्टी थोड़ा सा संभलता हुआ, देखिए कितनी बुरी स्थिति है कि मैं बोल रहा हूँ 122 पॉइंट जी निफ्टी है कि निफ्टी थोड़ा सा संभल रहा है। खैर ऋतु जी, अब एक चीज और, आई मीन इस पूरे फॉल को अगर आप देखिए किसी ने लीड किया है तो वो किया है बैंक्स ने, वो किया है कैपिटल गुड्स ने। एक्सट्रीमली ओवरसेल टेरिटरी, आई मीन चार्ट के लिए आप बात करें तो जितने ओवरसोल्ड के पैरामीटर्स होते हैं वो सबको क्रॉस कर चुके हैं सारे स्टॉक्स। बैंक निफ्टी आपका आज 14,901 पे है। दैट मींस मैम आपने 6 महीने में या फिर 7 महीने में निफ्टी बैंक पर ऑलमोस्ट 6,500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, इट्स मोर देन इनफ। लेकिन बजट बहुत नजदीक है मैम, ये भी बड़ी चीज है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये बात वित्त मंत्री को, ये बात अगर आप देखें मिस्टर राजन को भी मालूम है कि हम सबसे बुरे सर्कमस्टेंसेस में एज फार एज पीएसयू बैंक इज कंसर्न। इस बजट में सरकार बैंकों के लिए क्या कर सकती है? एक ऐसा 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का रोड मैप जिससे आप इस मुश्किल दौर से बाहर निकल के आए, क्या कुछ आ सकता है? और क्या ऐसे में ये डाउनसाइड जो खुला हुआ है बैंकिंग काउंटर्स में समवेयर अराउंड यहीं पर ही और 2-3% की गिरावट के साथ क्या अरेस्ट हो सकता है? पीएसयू बैंक्स पे मुझे लगता है चिंता बनी रही है, बनी रहेगी, क्योंकि मार्जिन और मार्केट शेयर पर जो प्रेशर है प्राइवेट बैंक्स का वो तो है ही, पर ज्यादा चिंता हमेशा रही है एनपीएस की और जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं इनकी बैलेंस शीट में। इसके लिए मुझे लगता है बजट से ऐसे कोई बहुत कनेक्शन नहीं बनता है, बट काफी सारे कदम उठाए गए हैं जिसके नतीजे अभी हम नहीं देख सकते जब तक कि हम एक रिवाइवल नहीं देखेंगे इन्वेस्टमेंट साइकिल में, एक रिवाइवल नहीं देखते हैं कॉर्पोरेट नतीजों में, जहां इनका स्ट्रेस कम होता है। 525 इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। मुझे लगता है जो सरकार अब कर सकती है वो है सिर्फ मैनेजमेंट रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं और पावर सेक्टर के जो कुछ
और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो सुधार एक्सपेक्टेड है उनसे इन सेक्टर को फायदा मिलेगा। बट मुझे लगता है ये जो इन जनरल इकोनॉमिक स्लोडाउन है उसे दर्शा रहे हैं, स्ट्रेस को दर्शा रहे हैं और कुछ समय तक इसमें अभी भी मुझे लगता है बहुत अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेस बना रहेगा। तो जी अगर मान भी लें कि ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी और बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी का जो प्रभाव है वो ट्रेडर्स पे पड़ रहा है, जो मार्जिन्स पे लेकर पैसा लगाते हैं उन पे पड़ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? अगर अभी मौका है अगर खरीदारी करने का तो कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स चलेंगे मैम, वो बताएं जहां पर गोइंग फॉरवर्ड कैश फ्लोज इंप्रूव हो सकते हैं, रिजल्ट्स अच्छे रह सकते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ ऐसी थीम्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हर करेक्शन एक अच्छा मौका होता है, बट मैं राय दूंगी कि एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट करें, किसी भी एक पॉइंट पे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का जो रवैया है उसके रहते हो सकता है यहाँ से शार्प करेक्शन बना रहे। तो अगर एक बुलेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें नुकसान की काफी चिंता रहती है। तो एक सिस्टमैटिक वे में थ्रू इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करें, डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें। ये बहुत पेचीदा मार्केट है, मुश्किल मार्केट है, संभले से संभले फंड मैनेजर के लिए बहुत कठिन है अभी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ढूंढना। इसलिए खुद इन्वेस्ट न करके म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के रूट से ही इन्वेस्ट करें। अब इनमें जो सेक्टर्स रिलेटिवली बेटर लगते हैं, सेक्टर्स के अंदर भी कंपनी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और सिर्फ सेक्टर देखकर निवेश न करें। तो जो सेक्टर्स रिलेटिवली बेटर मुझे अभी भी लगते हैं वो हैं ऑटोमोबाइल्स, ऑटो एंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आईटी कंपनीज कुछ अच्छा नतीजे दिखा रही हैं। बहुत सिलेक्टिवली फार्मास्यूटिकल कंपनीज अभी भी अच्छी लगती हैं। तो पर अर्निंग्स पर बहुत ध्यान रखना होगा। बॉटम अप सिलेक्शन स्टॉक का बहुत जरूरी हो गया है। जहां अर्निंग्स विजिबिलिटी है, कैश फ्लो स्टडी है, ब्रांड स्ट्रांग है, वही निवेश बनता है इस माहौल में। तो ये एक और चीज है, हमें चाइना संकट है और चाइना की जो सप्लाई का और ओवर अगर आप देखें उनकी कैपेसिटी है, उसका जो प्रभाव है वो 2-3 सेक्टर्स पर हमेशा से भारी रहा है। एक मेटल्स पे काफी भारी रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें कैपिटल गुड्स के जो कमर तोड़ के रखती है चाइना फैक्टर ने। आप देखिए आज से 8 साल पहले बीएचएल क्या बादशाहत थी इस स्पेस पे, एलएनटी की क्या बादशाहत थी, लेकिन जब से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टर्बाइंस, ट्रांसफार्मर्स बनाने शुरू करे और सप्लाई करने शुरू करे, ये ऑलमोस्ट अपना वो बुल रन भूल गए। वो अपनी अगर आप देखें परफॉर्मेंस भूल गए। चाइना फिर हमारे आगे अगर आप देखें बड़ा फैक्टर खड़ा हुआ। इस बीच अगर आप देखें क्रूड लगभग 3.5% नीचे, विषय को मैं चेंज कर रहा हूं, माफी चाहूंगा, 3.5% नीचे लगभग 1985 के स्तर पे कारोबार कर रहा है एमसी क्रूड इस वक्त। तो मैं एक बार फिर से अपने प्रश्न पे लौटता हूं, जिसमें कैपिटल गुड्स भी हैं, जिसमें मेटल्स भी हैं, इनके रिवाइवल में कितना वक्त लगेगा? और शायद रिवाइवल से पहले पूछना तो ये मुझे चाहिए कि अभी ये ठहरेंगे कब तक? ये अनवाइंडिंग मोड में है, ये कब तक ठहर सकते हैं मैम? मुझे लगता है इन सेक्टर्स में स्ट्रेस अभी काफी समय तक बना रहेगा। इनमें निवेश अभी नहीं बनता है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स को इनसे दूर रहना चाहिए। कमोडिटीज, मेटल्स, क्योंकि ग्लोबल डिमांड डिस्ट्रक्शन है, चाइना में डिमांड डिस्ट्रक्शन है और ये काफी गिर चुके हैं। अभी कोई रिवाइवल के संकेत इनमें बिल्कुल नहीं है। रिलीफ रैली की भी उम्मीद अभी बिल्कुल नहीं है मुझे। तो इन सेक्टर्स से मैं दूर ही रहना चाहूंगी। और जहां तक चाइना का सवाल है, आपने कहा कैपिटल गुड्स पर इसका प्रभाव है, मेटल्स पर है। चाइना का प्रभाव सारी वर्ल्ड इकोनॉमी पर होगा। कई इकोनॉमिस्ट्स को लगता है कि ये 2008 के बाद सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक घटना होगी। रिसेशन जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है। मैं मानती हूँ करेंसी पर खासकर बहुत प्रभाव रहेगा, बहुत शार्प डेप्रिसिएशन हम देखेंगे और इसका एक इम्पैक्ट सारे वर्ल्ड डिमांड पर, इंडिया पर, एक्सपोर्ट्स पर, इंडिया एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर बहुत तरह से होगा। तो इसे एक छोटी हैपनिंग नहीं मानना चाहिए और ये मुझे लगता है अभी हमें देखना होगा चाइना क्या रवैया अपनाता है, वहां की गवर्नमेंट इसको कैसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है, जो उनका ग्रोथ गिर रहा है रैपिडली। बट मुझे लगता है अगला 1-1.5 साल मुश्किल ही रहेगा चाइना के मद्देनजर। जी अभी तक का जो रिजल्ट सीजन जो शुरुआत हुई है वो आपको नतीजे कैसे लगे? आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं क्या? गोइंग फॉरवर्ड किसी कंपनी से आपकी बेहतर उम्मीदें, और जो अभी इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये नतीजे रहे, इनको देख के आपने क्या क्लाइंट्स को सजेशन दिए?
कुछ नतीजे उम्मीद के लायक ही रहे हैं। आई थिंक उम्मीदें भी बहुत कम हो गई हैं, बहुत म्यूटेड एक्सपेक्टेशन हैं। रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैटिश, मार्जिन्स इंप्रूवमेंट और अर्निंग्स ग्रोथ करीब 1.5 से 2%। और कुछ आईटी नतीजे काफी उस पे खरे उतरे हैं, अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो सिलेक्टिवली कंपनीज अच्छे नतीजे दे रही हैं और उन्हीं में निवेश करना चाहिए जहां पे अर्निंग्स रिलेटिवली स्टेबल और विजिबल हैं, और इन्हीं में मैं भी निवेश करना पसंद करूंगी। नतीजों को बहुत ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये मार्केट एक सेक्युलर सेक्टर एलोकेशन का नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन का है, और इसीलिए नतीजों को बहुत ध्यान से देखना होगा और थोड़े से पेन के लिए घबराना नहीं होगा। अभी मार्केट में थोड़ा करेक्शन बाकी है, मिड कैप में शायद काफी अधिक, बट लार्ज कैप्स में भी करेक्शन अभी थोड़ा और हो सकता है। राइट ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पे अप्रोच बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय इसी बिजनेस को देने के लिए। लेकिन कॉमोडिटी मार्केट जो ओपनिंग है उसमें सबसे